नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एक बेहद गहरे और दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। इस सफर में हम उन अदृश्य शक्तियों को डिकोड करेंगे जो लिटरली हमारी आज की पूरी आधुनिक दुनिया को चलाती हैं। देखिए, ये टॉपिक सुनने में शायद शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के एक पुराने रहस्य को समझेंगे, फिर हम मैक्सवेल की डिस्प्लेसमेंट करंट की खोज पर बात करेंगे, उसके बाद उनके मूलभूत समीकरण, फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जन्म और अंत में हर्ट्ज और मार्कोनी के वो ऐतिहासिक प्रयोग जिन्होंने दुनिया बदल दी। हम लॉजिकली एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम दिमाग हिला देने वाले सवाल से होती है। क्या समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? अच्छा, हम सब ये तो जानते हैं कि जब करंट बहता है तो वो चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म पैदा करता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? बस यही वो रहस्य था जिसने 19वीं सदी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी थीं। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, मिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहानी की शुरुआत होती है एम्पियर के नियम में मिली एक बहुत ही अजीब सी गड़बड़ी से। जब वैज्ञानिकों ने एक चार्ज हो रहे कैपेसिटर पर एम्पियर का नियम लगाया तो उनके सामने एक ऐसा विरोधाभास आ खड़ा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। कैपेसिटर की प्लेटों के बाहर जो तार होते हैं उनमें कंडक्शन करंट बहता है, इसलिए वहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। ये तो एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन जरा कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच के खाली हिस्से के बारे में सोचिए। वहां तो कोई तार है ही नहीं, मतलब वहां कंडक्शन करंट बिल्कुल जीरो है, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक रूप से वहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था। अब बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन सकता है? यह विज्ञान की दुनिया का एक बहुत बड़ा पजल बन गया था। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। इस मिस्ट्री ने विज्ञान की दुनिया में तो जैसे खलबली ही मचा दी थी। एम्पियर के नियम में पक्का कुछ तो ऐसा था जो छूट रहा था। और फिर इस कहानी में एक ऐसे महान वैज्ञानिक की एंट्री होती है जिसने एक जासूस की तरह इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। जी हां, वो थे स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बहुत गहराई से सोचा और ये महसूस किया कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का जो खाली स्थान है वो असल में किसी रहस्यमयी तरीके से सर्किट को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, एम्पियर का नियम गलत नहीं है, बल्कि वो अधूरा है। उसमें हमें एक और तरह के करंट को जोड़ने की जरूरत है। और इस कमी को पूरा करने के लिए मैक्सवेल ने एक एकदम नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, जिसे उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा। उन्होंने समझाया कि जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलता है तो वो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल एक असली फिजिकल करंट की तरह ही बर्ताव करता है। यही वो आहा मोमेंट था जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और पता है ये चीज हमें नेचर के बारे में क्या बताती है? ये ब्रह्मांड के एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस को दिखाती है। देखिए, फैराडे ने पहले ही बता दिया था कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और अब मैक्सवेल के डिस्प्लेसमेंट करंट ने बता दिया कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। मतलब प्रकृति कितनी परफेक्ट और सिमेट्रिकल है वो इस एक सिद्धांत से बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जो है मैक्सवेल्स फंडामेंटल इक्वेशंस। विस्थापन धारा के शानदार खोज के बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितने भी बिखरे हुए नियम थे उन सब को एक साथ एक गणितीय ढांचे में पिरोने का काम किया। और उन्होंने जो दिया उसे हम लिटरली हमारे ब्रह्मांड का सोर्स कोड कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस का नियम, मैग्नेटिज्म के लिए गॉस का नियम, फैराडे का नियम, और अंत में खुद मैक्सवेल का सुधारा हुआ एम्पियर मैक्सवेल नियम। ये कोई आम मैथ्स के फॉर्मूले नहीं है, ये वो 4 समीकरण हैं जो तय करते हैं कि बिजली कैसे काम करेगी और प्रकाश कैसे यात्रा करेगा। सब कुछ बस इन्हीं 4 नियमों में समाया हुआ है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म। मैक्सवेल के इन समीकरणों ने फिजिक्स को एक तो कर दिया, लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू हुआ। इन इक्वेशंस ने जिस चीज की भविष्यवाणी की ना, वो विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में गिनी जाती है। इस प्रोसेस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
मान लीजिए एक चार्ज दोलन कर रहा है यानी ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वापस एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये साइकिल बस ऐसे ही चलती रहती है। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को सहारा देते हुए स्पेस में आगे बढ़ते हैं और इसी सेल्फ सस्टेनिंग डांस से जन्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मजे की बात यह है कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम या मीडियम की भी जरूरत नहीं होती। और फिर हुआ एक असली चमत्कार। जब मैक्सवेल ने अपने इन्हीं समीकरणों का इस्तेमाल करके इन नई तरंगों की स्पीड कैलकुलेट की, तो जो जवाब आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो नंबर था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और मानकर चलिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये नंबर विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैक्सवेल ने जो स्पीड कैलकुलेट की थी वो असल में प्रकाश यानी लाइट की मापी गई स्पीड के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर थी। और इस एक खोज ने झटके में एक बहुत बड़ा सच दुनिया के सामने ला दिया कि प्रकाश स्वयं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन तीनों अलग अलग शाखाओं को एक ही महासिद्धांत में पिरो दिया था। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग की तरफ, हर्ट्ज और मार्कोनी के प्रयोग। अब देखिए, थ्योरी और मैथ्स के हिसाब से तो सब कुछ साबित हो गया था, लेकिन क्या सच में इन तरंगों को किसी लैब में बनाया जा सकता था? आइए उन प्रयोगों को देखते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया ही बदल दी। ये है जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। साल 1887 में इन्होंने अपनी लैब में पहली बार सफलतापूर्वक रेडियो वेव्स को जनरेट किया और उन्हें डिटेक्ट भी करके दिखा दिया। उनके इस लाजवाब एक्सपेरिमेंट ने मैक्सवेल की सारी भविष्यवाणियों को प्रैक्टिकली साबित कर दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के वजूद पर कोई शक नहीं बचा था। इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे ये खोज कितनी तेजी से एक संचार क्रांति में बदल गई। 1879 में मैक्सवेल की थियरी आई, 1887 में हर्ट्ज ने इसे लैब में साबित किया, फिर 1895 में भारत में महान वैज्ञानिक जेसी बोस ने शॉर्ट वेव्स पर सफल प्रयोग किए, और फिर 1900 के दशक की शुरुआत में इटली के गुगिल्मो मार्कोनी ने इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करके कई किलोमीटर दूर तक वायरलेस मैसेज भेज दिया। एक गणितीय समीकरण से शुरू होकर ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन तक का ये सफर सच में अद्भुत है। तो हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के अंत में, लेकिन जाते जाते मैं आपको इसे एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, एम्पेयर के नियम में किए गए सिर्फ एक छोटे से गणितीय सुधार ने आज की हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को आकार दे दिया है। अस्पताल की एक्सरे मशीन से लेकर एफएम रेडियो, सैटेलाइट टीवी और आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन के वायरलेस सिग्नल तक, सब कुछ उसी अदृश्य स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसकी भविष्यवाणी मैक्सवेल ने की थी। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास के इस अदृश्य ब्रह्मांड में और ऐसे कितने रहस्य हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।